सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस एग्जाम हो गया, अन्य जो भी परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है उस सभी एग्जामों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी होगा, बेनिफिट आपको करेगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोर्स से शुरुआत करते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो, क्या जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने सवालों से शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। उसे आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर है, इसका डायरेक्शन उत्तर में है मांडा। उत्तर में कौन है? मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में है दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद है। और ये दैमाबाद कहाँ है? तो दक्षिण में दैमाबाद जो है ये है आपका कहाँ? तो दक्षिण में दैमाबाद आपका कहाँ पड़ जाता है? तो ये है महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे है। उसके बाद पूरब में कौन सा है? तो पूरब में है आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। कौन नदी? हिंडन नदी। और पश्चिम में आपका है सुतकांगोडोर। और इसके नदी के किनारे, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये है पाकिस्तान में स्थित। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगोडोर। ठीक है, यहीं तक आपको ये सवाल सिंधु घाटी से और भी बनता है, लेकिन यहाँ तक जो पूछेगा ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है। तो आपको ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ के अंदर, कहाँ? लखनऊ के अंदर 1936 में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ के अंदर 1936 में किया गया। किसके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया लखनऊ के अंदर 1936 में। और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं यही बनते हैं स्वामी सहजानंद। और इसके जो पहले सचिव हैं ये एमजी रंगा बनते हैं। कौन? एमजी रंगा। तो पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो लखनऊ के अंदर 1936 में होता है। स्थापना करते हैं सहजानंद सरस्वती और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष भी बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन पहला सचिव बनते हैं एमजी रंगा। बिहार में भी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया जाता है और 1929 में कौन करते हैं? यही करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्यों हुआ था, पहले ये समझिए। देखिए विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों को, लोग को भारतीयों में एकजुट करने के लिए काम करता था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो भारत में जो विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के जो लोग रह रहे हैं उसको एकजुट करने का काम करता था। कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना 1905 में गोपाल
कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? तो इनका गुरु का नाम था महादेव, महादेव गोविंद रनाडे। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये खुद किनके गुरु थे? तो ये खुद गुरु थे महात्मा गांधी के, ये गुरु थे। और महात्मा गांधी का एक बुक है माई पॉलिटिशियन गुरु, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इतना सवाल आपको यहाँ से बनता है। उसके बाद 1905 में ही बंगाल विभाजन हो जाता है कर्जन के समय, और 1905 में ही रॉबर्टसन आयोग की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। तो इतना डिस्क्राइब जो किए इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल कहता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो अशोक के, देखिए, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था टी पैंथलर। कौन खोजा था? टी पैंथलर खोजा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा कौन? टी पैंथलर। लेकिन पढ़ा कौन था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसका क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा टी पैंथलर, लेकिन पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ से ये दो सवाल बनेगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? था जेम्स प्रिंसेप। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने? था टी पैंथलर। अशोक के अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। चलिए 55 नंबर सवाल के आगे बढ़ जाते हैं। 55 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गुप्त वंश का महान शासक कौन था? तो सबसे पहले ये समझिए, गुप्त वंश की जो स्थापना है, क्या चीज? स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना करते हैं कौन? तो श्री गुप्त करते हैं। कौन करते हैं? श्री गुप्त। कौन करते हैं? श्री गुप्त करते हैं। और गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और गुप्त वंश का जो महान शासक हुए उनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। ये उपाधि था उनका विक्रमादित्य। ऐसे उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय भी उनको बोला जाता था। और उपाधि क्या था उनका? विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। और गुप्त वंश में ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया गया। और गुप्त वंश में चांदी को, किसको? चांदी को रूपक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रूपक। तो पूछेगा गुप्त वंश में रूपक का मतलब क्या है? तो चांदी है। या गुप्त वंश में चांदी का मतलब क्या होता है? रूपक। और गुप्त वंश में ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी हुआ। और गुप्त वंश का जो स्थापना किया था श्री गुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। और महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनका उपाधि था विक्रमादित्य। और गुप्त वंश में जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है ये आपको 1921 में देखने को मिलता है। कब? 1921 में। ये मोपला विद्रोह का जो नेता थे, कौन नेता? इनका नाम था अली मुसालियर। इनका नाम क्या था? अली मुसालियर। अली मुसालियर नाम था मोपला विद्रोह का नेता का। और मोपला विद्रोह 1921 में होता है। कहाँ होता है? तो केरल के, कहाँ? केरल के मालाबार तट पर होता है मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह क्यों हुआ था? तो जो हिंदू लोग थे ये जमींदार थे। हिंदू लोग क्या थे? जमींदार थे। प्लस जो मुस्लिम लोग थे ये किसान थे। इन्हों दोनों के बीच में विद्रोह हो जाता है जिसका नाम पड़ जाता है मोपला विद्रोह। इसके नेता थे अली मुसालियर। ये होता है 1921 में। कहाँ होता है? केरल के मालाबार तट पे। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक को याद करना, तो ट्रिक दे देते हैं कि जो गीता माता जो थी ये बाल मतलब कि यानी बालक से बहुत प्यार करती थी। तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य को कहाँ पे लिखा गया था? तो म्यांमार के मांडले जेल। कौन जेल? मांडले जेल में लिखा गया था। और बाल गंगाधर तिलक जो है ये मराठा पत्रिका, मराठा और केसरी पत्रिका के भी प्रकाशन करते थे। केसरी, ये जो मराठा था ये इंग्लिश में रिलीज होता था और जो केसरी था ये मराठी में रिलीज होता था। तो पूछागा गीता रहस्य के लेखक कौन है? तब बाल गंगाधर तिलक। कहाँ लिखे हैं? म्यांमार के मांडले जेल। और इनका पत्रिका का नाम है मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी में
प्रकाशित होता था, उल्टा है। लेकिन आपको ये सवाल पे गौर करना और यहाँ से एग्जामिनर लगातार प्रश्न को बनाते रहता है। चलिए हम लोग 8 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि सिकंदर शानी का उपाधि कौन शासक धारण किया था? तो सिकंदर शानी का जो शासक जो उपाधि धारण किया था उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम है। और अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। साथ में अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़े दागने की प्रथा लाया था, घोड़े दागने की प्रथा लाया। साथ में अलाउद्दीन खिलजी जो है सैनिक का हुलिया बदलना, नगद राशि देना, सैनिक को अस्थायी रखना, उसके बाद दीवानी मुस्त खराज यानी वित्त विभाग की स्थापना करना। ये सब कौन किया था? सिकंदर शानी, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, घोड़े दागने की प्रथा लाया, सैनिक रखना शुरू किया, सैनिक का हुलिया बदलना शुरू किया और वित्त विभाग की स्थापना, जिसे दीवाने मुस्त खराज कहा गया, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 9वां नंबर सवाल कहता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। कौन झील है? लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। और लोकटक झील ये जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील है। तो पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील। और लोकटक झील जो है ये मीठे पानी का झील है। और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील है, जो कहां पड़ता है? मणिपुर में। और लोकटक झील के ही अंदर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये एशिया का, कहाँ का? एशिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो एशिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लोकटक झील के अंदर पड़ता है। और लोकटक झील भारत का एकमात्र ऐसा झील है जो तैरता हुआ झील है, और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, और ये मीठे पानी का झील है। ऐसे भारत का सबसे बड़ा झील बुल्लर झील है, और ये भी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। चलिए तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो बनता है 10 नंबर, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ग से गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये क्यों प्रसिद्ध है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और गहीर और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और गहीर माता कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।